गुड मॉर्निंग अगेन, हेलो एवरीवन। आज जो नया टॉपिक हम करने वाले हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर का ही पार्ट 3। इसमें सारा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि लोगों पे कैसे इफ़ेक्ट आता है, इकोनॉमी पे इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो यहाँ पर व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि वर्कर्स क्या होते हैं, कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, एंड उसके बाद रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर में इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सब हम ऑलरेडी जो है वो दोनों पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अब एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। जैसे कि आई एम विलिंग टू वर्क, आई एम एबल टू वर्क, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं काम करने के लिए एबल, मेरे पास कैपेसिटी भी है, एबिलिटी भी है, बट मुझे कोई भी प्रिवेलिंग वेज रेट्स जो भी इकॉनमी में चल रहे हैं उस पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। सो दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू गेट दी वर्क एट दी प्रिवेलिंग वेज रेट्स। इनफैक्ट आई एम विलिंग एंड एबल। तो ये है, इसका मतलब मैं कौन हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। बट ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए, या विलिंग है बट उनके अंदर एबिलिटी नहीं है काम करने की, या विलिंग भी है एबल भी है बट जो प्रिवेलिंग वेज रेट्स चल रहे हैं उन्हें उस पर काम नहीं करना। मतलब कि मार्केट में रेट चल रहा है कि उस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो वो करना चाहते हैं उनको 20,000 रुपये महीना मिलेगा, बट वो कहते हैं नहीं नहीं इस पे नहीं, मुझे तो 50,000 रुपये महीना चाहिए। तो इसका मतलब वो प्रिवेलिंग वेज रेट्स को एक्सेप्ट नहीं करे। वो लोग कभी भी अनएम्प्लॉयड जो लोगों की लिस्ट इकोनॉमी में बनती है उसमें वो इंक्लूड नहीं होते। तो कौन लोग अनएम्प्लॉयड हैं? जो विलिंग है, एबल है और प्रिवेलिंग वेज रेट्स पे काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा। सो यहाँ मैंने लिख भी दिया है सबके लिए दैट एम्प्लॉयमेंट मीन्स लैक ऑफ जॉब इवन फॉर दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट दी प्रिवेलिंग वेज रेट्स। ओके, सो नाउ इस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, अनएम्प्लॉयड कौन है? जिसको आधे दिन के लिए भी या 1 घंटे के लिए भी पूरे दिन में काम नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयड है। ओके, सो अब इसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा? जैसे अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो पहला इफेक्ट इकोनॉमी पे आएगा नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। मतलब जो भी आपकी इकोनॉमी है उसमें जितने भी लोग अवेलेबल हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रही है। आपके पास लोग खाली बैठे हैं। तो पहला इफेक्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का आता है कि आपके पास लोग हैं बट वो उनका हम कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे। दूसरा है लॉस ऑफ आउटपुट। तो जाहिर सी बात है कि जितनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, जितना आउटपुट बन सकता है, वो नहीं बन रहा। लो कैपिटल फॉर्मेशन, जब आपकी पूरी ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइज ही नहीं हो रही, आउटपुट उसके वजह से कम बन रहा है, तो जो आउटपुट की वजह से जितना कैपिटल जनरेशन होना चाहिए वो भी कम हो रहा है। देन लो प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिकली जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही तो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आगे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जो प्रोडक्टिविटी है जितनी हो सकती है उसके कंपैरेटिवली वो कितना हो जाएगी, उसके कंपैरिजन में वो लो रहेगी। ठीक है, तो ये इसके अनएम्प्लॉयमेंट के हमेशा इफेक्ट्स होते हैं। अब हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने यहाँ नीचे लिखा है अनएम्प्लॉयड कौन है? जिसको एक दिन में 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला, और या आधे दिन के लिए, पूरे हफ्ते में हाफ डे के लिए भी काम नहीं मिला। ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। नाउ चलो सीधा सीधा अब डिस्कस करते हैं कि जो हमारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, टेक्नोलॉजिकल। देन अगली स्लाइड पे हम जा रहे हैं, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सबको पता होता है, वॉलेंटरी, क्रॉनिक, सीजनल एंड एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ना टेम्परेरी होता है नेचर में। कैसा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? जैसे कि दो जॉब्स के बीच का जो ड्यूरेशन है, अगर किसी एक पर्सन ने एक जॉब छोड़ी है और उसकी दूसरी जॉब जो वो ज्वाइन कर रहा है उसमें उसका 1 महीने का गैप है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो वो उस 1 महीने के लिए वो जो टेम्परेरी जॉबलेस है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। या सपोज आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो उसमें स्ट्राइक हो गई 15 दिन के लिए, या 1 महीने के लिए लॉकआउट हो गया,
तो आप उस 1 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो, तो वो टेम्परेरी है, कभी स्ट्राइक ओवर हो गया हम वापस चले जाएंगे। मेरी एक जॉब जो है मैंने छोड़ी है, कोई बीच में कोर्स ज्वाइन किया है, उस कोर्स को खत्म करने के बाद मैं दूसरी जॉब ज्वाइन कर लूंगी। तो ये टेम्परेरी जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा आता है, चलो मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स वाली स्लाइड पे ही ले जाती हूँ। हाँ देखो, ये रहा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ मैंने लिखा है टेम्परेरी फिनोमेना है, ठीक है। इट रिजल्ट्स यू नो व्हेन सम वर्कर्स आर टेम्परेरीली आउट ऑफ वर्क व्हाइल चेंजिंग जॉब्स। एक जॉब से दूसरे बीच के जो दूसरी जॉब के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो है वो हम फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड होते हैं। दूसरा लॉकआउट स्ट्राइक्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी कि कुछ दिनों के लिए काम हमारा सस्पेंड हो गया, हम पे कोई काम नहीं है तो हम फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। हमारी जो लेबर है उसकी जो मोबिलिटी है, एक जगह से एक काम से दूसरे काम पे जाना, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो बीच में गैप्स आएंगे, तो उस गैप पीरियड में आप कौन हो, आप फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ईजी है। देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ चेंज आ गया कि आप जो काम करते थे अब उस काम की जरूरत नहीं है। सो लाइक जैसे जो डिमांड थी आपके काम की वो डिक्लाइन होने लगी। जैसे मैं टाइपराइटर बनाती हूँ, मास्टर इन दैट, बट अचानक से टाइपराइटर्स की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, सब लोग लैपटॉप पे काम करते हैं या सब लोगों ने अपने प्रिंटर्स कनेक्ट कर लिए कंप्यूटर से, तो माई वर्क इज नॉट मच इन डिमांड, तो वो मैं क्या करूँ। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैं पहले किसी गवर्नमेंट एंटिटी में प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई। तो जो प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट पार्टनर्स का पहला मोटिव होता है कि भाई हमको तो प्रॉफिट मेकिंग करना है। अब जब प्रॉफिट मेकिंग करना है तो जाहिर सी बात है कि मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे पास 2 लोग फालतू हैं तो मैं 2 लोगों को हटा दूंगी, सो वहाँ पे मैं कॉस्ट सेव कर लूंगी। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से स्ट्रक्चर में चेंज आता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। आपके स्किल्स मिसमैच हैं, जो स्किल्स आपके पास हैं और जिस तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब भी आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, और कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेशंस आपकी इकोनॉमी में हो रहे होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्यों ना हो, तो ये कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर चेंज होता है इकोनॉमी का, और उसकी वजह से स्ट्रक्चरली लोग बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी वापस स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके जो डिमांड में जॉब्स है उनके हिसाब से जॉब्स को जो है वो लेना पड़ेगा। देन थर्ड आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखो इंडिया की बात करो बेटा, तो इंडिया जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है कैपिटलिस्ट और एडवांस कंट्रीज, जहाँ पर पूरे पूरे ट्रेड साइकिल्स होते हैं ना, रिसेशन, बूम, पीक्स आया, फिर डिप्रेशन, रिसेशन, ऐसे, तो पूरा जहाँ ट्रेड साइकिल घूमता है वहाँ पर हमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। एंड जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं वो रिसेशनरी और डिप्रेशनरी फेजेस में जब होते हैं, जब जो है पीक पे नहीं होते, तो वहाँ पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। अब इंडिया में क्यों नहीं आता, आप पूछोगे क्यों नहीं आता मैम, क्योंकि देखो जो एडवांस कंट्रीज है वहाँ पर बूम भी आता है, पीक आता है, वो अपने सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो कभी तो वो अपने पीक पर जाएंगे। बट जो आपकी कंट्री है उसमें तो अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, पूरे रिसोर्सेज अभी तक यूज ही नहीं हुए, तो इसलिए आपका जो है वो पीक आपने कभी देखा नहीं है, तो पूरा साइकिल आपके पास नहीं है अभी अवेलेबल, ठीक है। तो ये जो है वो रिसेशन और डिप्रेशन फेजेस के टाइम पे हमें एडवांस कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जो पूरी की पूरी एग्रीगेट डिमांड होती है ना इकोनॉमी में, वो सीधा फॉल होने लगती है, ठीक है। फॉल होगी तो जाहिर सी बात है कि डिसइन्वेस्टमेंट होने लगेगा, जो लॉस होगा तो आप दूसरे प्लेयर्स को एंट्री कराओगे, प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। अब सॉल्यूशन क्या है कि आप जो है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा लो इकोनॉमी में। जब डिमांड कम हो रही है, डिमांड क्यों कम हो रही है, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है, तो क्या करें, एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, उनकी इनकम क्रिएट करें, सो दैट जो है वो डिमांड कर सकें, और डिमांड कर सके तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। तो कई बार क्या होता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसी चीज़ें हैं जो कंपनीज कंसीडर करती हैं कि चलो एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट कर लेते हैं और जो है हम
एक्सपेंडिचर अपनी इकॉनमी में इंक्रीज कर देते हैं, बट ये लास्ट रिजॉर्ट होता है एंड इसका कभी भी बहुत ज़्यादा मेजर बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए इंडिया जैसी कंट्री में ये नेग्लेजिबल है। चलो आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो अब क्या होता है, कभी भी आपने कोई न्यू मशीनरी लॉन्च कर दी, कोई मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है आपने वो इंक्रीज कर दिए, कुछ इस तरह के मशीन्स लगा दिए जहाँ पे पहले 10 लोग काम करते थे, अब 2 की ज़रूरत है, तो एडवांसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी का। अब इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ वर्कर्स को जो मशीन्स हैं वो रिप्लेस कर देंगी। तो जब मशीन्स वर्कर्स को रिप्लेस करती हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, और देखो ये वर्ल्ड बैंक जो है वो ये कहता है कि हर साल इंडिया में लगभग 69% जॉब्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो थ्रेट में आती है, क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, डिजिटाइज्ड हो रही हैं चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी मशीन्स बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर देती हैं एंड वहाँ पर लोगों के भी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। Coming to the next one, that is chronic unemployment. Chronic unemployment बहुत easy है बेटा। जब भी किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लंबे टाइम तक रहता है, इट टेंड्स टू बी अ लॉन्ग टर्म फीचर। हमेशा ही अनएम्प्लॉयमेंट चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये कौन सी इकोनॉमीज में होगा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट बेटा? तो ये तो आपको पता ही है कि ये वो इकोनॉमीज हैं जहाँ पर जो है जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर सब जगह क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है जो खत्म नहीं होता, लैक ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, हमेशा पूरे रिसोर्सेज आप यूज ही नहीं कर पाते, जो हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बैकवर्ड, और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पुरानी यूज हो रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से जनरेट हुए जा रहा है, प्रोडक्शन कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग कम है, कंजम्पशन ज़्यादा। तो ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रीजंस हैं। अब आता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैंने आपको बताया, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मुझे काम करना नहीं है, आई एम विलिंग टू, आई एम एबल टू वर्क बट आई एम नॉट विलिंग टू वर्क, भाई मुझे नहीं करना। सो मैं अनएम्प्लॉयमेंट जो लिस्ट लोगों की जनरेट होती है अनएम्प्लॉयड लोगों की, उसका पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करता। देन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी बेसिकली ये आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड जो disguised unemployment means more people are involved in a particular work जहाँ पर जो आउटपुट है, जो कंट्रीब्यूशन है वो सबका इक्वल है, वो जीरो है। जैसे किसी, मैं लैंड का एग्जांपल देती हूँ, पूरी रूरल फैमिली, रूरल एरिया में पूरी फैमिली एक खेत में काम करती है, उसमें इन्वॉल्व है, उसमें खेती कर रहे हैं। अब उस खेत में जितनी जो है वो फसल हो सकती है उतनी होगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो अब अगर इस पर 2 लोग काम कर रहे हैं तो भी वो उतनी फसल जो है उगाएंगे, और उस पर पूरी फैमिली 10 लोग काम कर ले तो भी उतनी ही उगेगी। तो मतलब वो जो बाकी के 8 लोग एक्स्ट्रा उसमें काम कर रहे हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और उन्हें पता भी नहीं है, पता नहीं है, इसीलिए से डिस्गाइज कहते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको मालूम ही नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है उसमें, आप नहीं भी होगे तो भी इतना ही काम होगा। सो ये रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप ऐसे किसी धंधे में हो जो एक पूरे सीजन के लिए, एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, उसके बाद नहीं होता। जैसे कि अगर आप फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल लो तो एक पूरी जैसे सपोज हम गेहूँ उगाते हैं तो उसका एक सीजन है, उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि फिर जब कुछ महीनों के बाद गेहूँ की बुआई होगी तब आपका काम वापस शुरू होगा, तो आप सीजनली अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो एक सीजन में, ऐसी अर्बन एरियाज में मैं किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करती हूँ जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ज़्यादा चलती है, जैसे पटाखा फैक्ट्री है, एक सीजन में काम ज़्यादा है। स्कूल यूनिफॉर्म है, एक पर्टिकुलर मार्च से लेके जुलाई तक बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो गई। तो या ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो रेनी सीजन में चाहिए, उसके बाद के सीजन में थोड़ा सा कम डिमांड, तो उसे बाकी टाइम आप सीजनली अनएम्प्लॉयड रहते हो। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जैसे कि
मैं जितना जितना आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपके पास काम नहीं है, ठीक है। आप इंजीनियर हो बट आपको इंजीनियरिंग के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, आपके पास जो काम है उससे क्लर्की का काम है, क्लैरिकल जॉब है आपके पास। तो इस तरह ये आजकल अर्बन सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो है बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन उनके पास जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं है, वो उससे कम लेवल की जॉब कर रहे हैं। सो ये सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। आप देखो डिस्कस करेंगे रीजंस क्या है। रीजंस अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे पहला रीजन है आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। ग्रोथ स्लो है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। जब तक एक बोल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पे आपकी 64 to 65% पॉपुलेशन रहती है और इन्वॉल्व है, रूरल इंडिया में किसी ना किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वहां पर टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली अपग्रेड तो हो रही है बट फिर भी बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो जबकि आप सोचो कि कल्चरल सेक्टर या आपका प्राइमरी अगर मैं सेक्टर की बात करूं जिसका एग्रीकल्चर एक पार्ट है, 18% 17% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बट टेक्नोलॉजी वाइज अभी भी हम बहुत पीछे। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है। क्यों डिफेक्टिव है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आपकी एजुकेशन डिग्री ओरिएंटेड है, स्किल ओरिएंटेड अभी तक नहीं है। अभी क्यों लोगों के पास जॉब नहीं है? क्योंकि इंडस्ट्री को स्किल्ड पीपल चाहिए, और आपके पास क्या है? आपके पास डिग्री तो है बट उस जॉब को करने के लिए जो स्किल चाहिए वो नहीं। तो जब तक आपकी एजुकेशन सिस्टम स्किल बेस्ड नहीं हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ बहुत स्लो है, जितनी होनी चाहिए। हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, स्किल इंडिया लेकर आए, बट अभी भी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो नहीं है। और कोविड के बाद तो गाइस बहुत बुरा हाल है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, जिस तरीके से इसको प्रॉपर प्लान होना चाहिए एज पर द नीड ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल, एज पर द वॉल्यूम ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। सो इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट ही नहीं की जा रही। सरकारी अगर आप देखें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जॉब्स पे एडहॉक लेवल पे टेम्परेरी लोग काम करते रहते हैं, परमानेंट वैकेंसी ही नहीं निकालते। अरे निकालो, उसको फिल करो भाई। लोग और एक पर्टिकुलर एज के बाद लोगों को रिटायर कीजिए सो दैट जो यूथ है उसको चांस मिल पाए। तो एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग प्रॉपर नहीं। देन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स जब आप अंडर डेवलप्ड कंट्री में हो, पॉवर्टी विशियस सर्कल है उसका, इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग कम है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के जिसकी वजह से ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो गया आपकी इकोनॉमी में। सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये जो पार्ट 3 है पूरा समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने आज खत्म कर दिया है, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है। जुड़े रहिए पाठशाला के साथ और हमें और पढ़ाने का और आपके साथ जुड़ने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।